ओके, वेलकम बैक। तो आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5 है साइंस का। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। इन्हें कहानी की तरह से समझेंगे हम और बड़े इजीली हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का ये एक फाउंडेशन चैप्टर है, ये आपके बाकी चैप्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा आपका बेस बनाता है। तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको इस चैप्टर को देखना है। थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल देखो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये इनका शुरुआत में किस तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस वगैरह हुए, इनको हम देखेंगे। जैसे आप समझें कि मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने आया। सोसाइटी की कैपेसिटी मान लो अभी कितनी 100 लोगों की थी, लेकिन छोटे कम कुछ ही घर बनाए गए उसमें। तो 20 घर बनाए गए, तो उनको अलग अलग तरीके से शेड्यूल कर दिया गया। फिर उसमें लोग ज़्यादा बढ़े, और तो अगले एक पर्सन ने आया। मान लिया आप 50 घर हो गए उसमें, तो अगले पर्सन आया। अगले पर्सन ने बोला ऐसा है कि जितने लोगों के पास कार है, जिन फैमिलीज़ पे, वो इस तरफ रहेंगे, जिनके पास कार नहीं है वो दूसरी तरफ रहेंगे। फिर और ज़्यादा फैमिली 80 फैमिलीज़ हो गए, तो अगले पर्सन ने आया। वो उन्होंने बोला कि जो जो मैरिड फैमिलीज़ हैं वो यहाँ रहेंगे, जो अनमैरिड है वो यहाँ रहेंगे, जो जॉब जॉब करने वाले हैं वो यहाँ रहेंगे, जो बिज़नेस वाले हैं यहाँ रहेंगे। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशंस होते रहेगा। तो जैसे जैसे लोग इंट्रोड्यूस होते गए हमारे पास, वैसे वैसे इनका क्या है कि क्लासिफिकेशंस आपका टोटली क्या हुआ कि बढ़ता गया। तो इस तरीके से चैप्टर में थ्रू आउट देखेंगे कि हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे और उसमें अलग अलग तरीके से वो क्लासिफिकेशंस करना स्टार्ट करेंगे। एक तरह का इवोल्यूशन होगा, तो उसी के बारे में हमें थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले देखो, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले क्या था कि मान लो कुछ एलिमेंट्स का अभी डिस्कवरी हुआ, तो स्टार्टिंग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि ये सारे एलिमेंट्स एक जैसे एक दूसरे में मिलते से दिख रहे हैं, तो आओ इनको अलग अलग हम क्लासीफाई कर लेते हैं। तो केओस को उन्होंने ख़त्म करने के लिए खाली एक क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में करा, जिसमें सबसे पहले आए हमारे डॉबर्नियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इनको आपको कहानी की तरफ बस याद रखनी है। कहानी स्टार्ट हो रही है, हमारे एक पहले साइंटिस्ट आए जो थे डॉबर्नियर। इन्होंने एक ट्रायड दिया। अब ट्रायड क्या था? ट्रायड मतलब होता है तीन, है ना। तो डोबर्नियर ने आए स्टार्टिंग में और इन्होंने ट्रायड दिया, मतलब तीन तीन का ग्रुपिंग्स करा। एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ऐसे करके इन्होंने तीन तीन का ग्रुप कहा कि तीन लोग एक साथ रहेंगे और उनको हमेशा हम एक तरीके से देखेंगे। तो ग्रुपिंग्स जो इन्होंने करे थे उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस रहा होगा, जिस बेस में जिस लॉजिक रहा होगा, जिस लॉजिक पे उन्होंने ग्रुपिंग्स करी थी, है ना। तो इस तरह के देखो देखो कि उनके ग्रुपिंग्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को एक तरीके से कर दिया, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टाटाइन एक तरीके से कर दिया। कार, स्कूटर, बैलगाड़ी, इनको एक तरीके से कर दिया। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनको एक ग्रुप में बना दिया, है ना। देखो, तो इस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको एक तरीके से कर दिया, है ना। तो इनके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि पहले वाले को और लास्ट वाले को अगर जोड़ें और उनका हम एवरेज लें, तो ये दूसरे वाले के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल आना चाहिए। जैसे देखते हैं, यहाँ पे हमने 14 है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, नियर नियर इक्वल आएगा। और ये 74 है, 74 के 75 के आसपास मान सकते हैं हम इसे। इन दोनों को जोड़ा तो 4 4 8 हो गया, और ये 8 हो गया। इसका हमने हाफ करा तो करीबन 44 आया। ये देखो एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं आया, लेकिन नियरली नियरली इक्वल इन्होंने माना। उतना ज़्यादा प्रिसाइजनेस तो था नहीं, तो उन्होंने माना कि इतने के इक्वल आएगा। जैसे इसमें देख लो 140 और 137, तो 40 को ऐड करो, 137 है तो 137 में ऐड करा, तो ये करीबन आ गया हमारा 771। इसको जब हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 8, है ना। तो 88 के अराउंड आ गया, तो 87 के आसपास ये है। यानी कि पहले और तीसरे वाले को जोड़ने पे उनके मास का एवरेज लेने पे दूसरे वाले के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ऐसे तीन की पेयरिंग्स करी। तो यहाँ पे सिर्फ तीन ही ट्रायड आपकी बुक में दे रखे हैं और तीन ही ट्रायड आपने याद करने हैं। पहला ट्रायड नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है कार, स्कूटर, बैलगाड़ी। तीसरा है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और चौथा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऐसे ट्रायड बनाए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने इसी तरीके से चुन लिया था। कोई और साइंटिस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, तो इनकी चीज़ें फेमस हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने एक ट्रेंड तो स्टार्ट कर दिया कि आप पीरियोडिक टेबल का को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना इन एलिमेंट्स को। तो उसी को देखते हुए अगले इंसान आए, वो थे हमारे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड जो थे वो उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, जिस लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। तो अगले दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने स्टार्ट कर दिया कि भैया हमारे 8 लोगों का हम ना ऐसा लॉ ऑफ ऑक्टेव दे रहा हूँ। लॉ ऑफ ऑक्टेव ये था कि जिस तरीके से जब आप गाना वगैरह अगर आप सुनते हो, तो उसमें क्या है, सारे गामा पाधा नी आता है, नी के बाद फिर से सा आ जाता है ना। यहाँ से सारे गामा पाधा नी तक जाता है और नी से फिर वापस से क्या आ जाता है, वो सा आ जाता है ना। ओके, सॉरी फॉर दैट।
तो ये कह रहा था कि सारे गामा पाधा नी तक जाते हो, नी से फिर वापस से आप सा पे आ जाते हो, यानी कि हर बार सात के बाद जो आठवां वाला होता है वो पहले वाले की तरह से ही फील होता है ना। अगर हारमोनियम बजाया हो या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बनाया हो, सभी में एक ही सा होता है। तो अगले स्केल स्टार्ट हो जाती है, फिर सा आते हो, फिर अगला स्केल स्टार्ट हो जाता है, वही यहाँ पे है। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन लिथियम जो इंट्रोड्यूस थे उस टाइम पे, जो इसमें नहीं है वो इंट्रोड्यूस नहीं थे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तक सेम फीचर है, मतलब यहाँ इनका फीचर अलग अलग है। फिर वापस आ गया फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का फीचर एक जैसा इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लिथियम सोडियम की एक तरह से हो जाएगी, बेरिलियम मैग्नीशियम की एक तरह की से हो जाएगी। यानी ये ऑक्टेव्स है, हर आठवां जो है वो पहले वाले के बराबर आएगा, इसलिए इसे ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8। तो हर 8th वाला जो है वो पहले वाले की तरह सिंबल होगा। इसी तरीके से क्लोरीन आठवां आया अगला, तो वो इनकी तरह सेम हो जाएगा। तो ये सारे एक तरीके से है। तो इन सभी को एक ग्रुप में हमने रख दिया, इन सभी को एक ग्रुप में रख दिया, इन सभी को एक ग्रुप में रख दिया, ऐसे ऐसे करके हमने क्या करी, इसकी ग्रुपिंग्स कर दी। तो ओवरऑल ये क्या बता रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने बोला कि ऐसा था इसमें कि सिर्फ कैल्शियम तक ही ये प्रॉपर्टी अच्छे से चल पा रही थी। कैल्शियम के बाद ये देख रहे थे कि कैल्शियम के बाद जो ऐसा प्रॉपर्टी हम दे रहे थे, अगर क्रिप्टन में देख रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था कि क्रिप्टन का फीचर बोरन की तरह मैच कर रहा था। इन्होंने ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया, लेकिन मैच सिर्फ कैल्शियम तक कर रहा था। तो ये जो इनका लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पा रहा था। दूसरी बात क्या कह रहे थे, इट वॉज assumed by Newland that only 56 elements existed in the nature and no more elements will be discovered. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तो इन्होंने ऐसा कहा कि जैसे है ना कि इनके पास उस समय जितने एलिमेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने लॉ बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसके उस समय तक 56 एलिमेंट्स पाए गए थे। इन्होंने सोचा कि 56 के बाद और कोई एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अनलकी थे ये, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो और एलिमेंट्स पाए गए उसके पाने के बाद इनका जो ये लॉ था ये पूरी तरीके से गलत हो गया। तो उसके बाद 56 एलिमेंट तक ही ये वैलिड था, मतलब इनको सोच करके इन्होंने बनाया। उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं दी थी। तीसरी इनके में दिक्कत क्या थी, ये लिमिटेशंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, है ना। तो आप दो लिमिटेशन बता चुके, तीसरी लिमिटेशन है in order to fit element into his table, Newland adjusted two elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note. Can you find some example? देखो ये कह रहे हैं कि अब ये इनका लॉ गलत हो जाएगा, इन्होंने कोई सिद्धांत दे दिया, उस पर ये फेमस भी हो गए और फिर कल को नए एलिमेंट्स पाए गए और इनका लॉ फिर गलत हो जाए तो इनकी बेइज्जती भी काफ़ी ज़्यादा होती। तो इन्होंने क्या करा कि अपने लॉ को सही दिखाने के लिए इन्होंने क्या करा कि कुछ एलिमेंट्स को एक ही में अननेसेसरीली एक ही में फिट कर दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल देख रहा हो, एक ही में फिट कर दिया, है ना। सेरियम और लैंथनम को देख रहे हो आप, एक ही में फिट कर दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही नए एलिमेंट्स पाए गए तो उनको एक ही में इन्होंने फिट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये तीन लिमिटेशंस हैं किसके, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। पहला क्या था, इन्होंने बताया कि मतलब इनका लॉ जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही था एप्लीकेबल। दूसरा क्या था, इन्होंने 56 एलिमेंट्स को ही ध्यान दे करके बनाया, उसके बाद वाले एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं दी इन्होंने। तीसरा क्या था कि जब इनका लॉ गड़बड़ होने लगा तो इन्होंने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी एक ही स्लॉट में लाने लगे जबकि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। तो ये इनका फेलियर होने लगा। इस फेलियर को देख करके अगले साइंटिस्ट हैं, अगले साइंटिस्ट थे हमारे मेंडलीव। मेंडलीव क्या थे, मेंडलीव ने अपना अलग एक पीरियोडिक टेबल दिया, है ना। मेंडलीव ने अलग से एक पीरियोडिक टेबल दिया, ये है उनका थोड़ा सा एक फुल नाम भी दे रखा है इनका, डिमिट्री। ये भी काफ़ी पूछा जाता है आपसे, डिमिट्री आइवानोविच मेंडलीव, है ना। ये कहाँ से थे, रशियन केमिस्ट थे, तो ये रशिया से थे, है ना। तो मेन क्रेडिट जो है किसका, क्लासीफाइंग एलिमेंट्स जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देते हैं उसको सही तरीके से क्लासीफाई करने का क्रेडिट इनको जाता है। हालांकि इसके बाद भी कई सारे आप चेंजेस आए हैं, लेकिन सबसे पहले सही तरीके से क्लासीफाई किया था हमारे मेंडलीव ने, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले वर्क स्टार्ट किया था अपने 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे पाए गए थे, और उन्होंने बोला कि ये रिलेशनशिप जो एलिमेंट्स के बीच में होगा बिटवीन द एटमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने बोला कि एटमिक मास के अकॉर्डिंग, अभी भी एटमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, इन्होंने कहा था कि एटमिक मास के अकॉर्डिंग से एलिमेंट्स को हम उन्हें अलग अलग करेंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, ठीक है ना। उन्होंने कहा अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसिडर्ड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इनका सबसे मेज़र करने वाली चीज़ क्या थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्या किया,
रिएक्शन कराया किनके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। उसके बाद से इन्होंने बिहेवियर्स देखे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कैसा बिहेव कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कैसा बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और उसके बाद से उनको क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर दिया है ना। तो उसका एक चार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए इन्होंने दो को पकड़ा था, किसको, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो देखिए सभी के ऊपर वाली लाइन में देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है और नीचे वाले में हाइड्रोजन के साथ है। तो हर एलिमेंट को उठाया, हर एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, हर एलिमेंट को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, और जो एक तरह से बिहेव कर रहे थे उनको एक तरीके से उन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। तो यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग से उन्होंने अलग अलग आइसोलेट करा। तो देखो लिथियम है, लिथियम को उन्होंने देखा तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ, लिथियम का मास इतना दे रखा था और ऑक्सीजन के साथ उन्होंने देखा तो एल मतलब जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा था ऑक्सीजन के साथ सेम कर रहा था, वैसे ही सोडियम कर रहा था। यानी जैसे लिथियम है, लिथियम को ऑक्सीजन से उन्होंने कराया तो अगर लेट से LiO बना, ठीक है ना, और सोडियम को उन्होंने करा तो सोडियम के साथ भी LiO बना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन के साथ ये दोनों ही बिहेव नियरली सेम सा कर रहे हैं, तो इस कारण से उन्होंने बोल दिया कि ये सब जो है वो सेम से एक ग्रुप में रहेंगे, है ना, एक ग्रुप में है। तो ये RH देखो RH सा बिहेव कराया, है ना। सेकंड ग्रुप में इन्होंने लगा दिया जो हाइड्रोजन के साथ RH2 बना रहा था, ऑक्सीजन के साथ RO बना रहा था। तीसरे में इन्होंने डाल दिया जो RH3 बना रहा था हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ बना रहा था R2O3। जैसे लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन से कंबाइन करते हो तो जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, Al2O3 होता है। और जब इसे हाइड्रोजन से करोगे, एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन से कंबाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, AlH3 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सेम सा बिहेव कर रहा है, बोरन भी वैसे बिहेव कर रहा है। तो इसलिए इन सभी को क्या करा कि इनको एक ग्रुप में डाल दिया। यानी कि डिमिट्री आइवानोविच मेंडलीव, इन शॉर्ट मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली क्या करा, किसके अकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन करा कि हाउ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज बिहेविंग विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये चीज़ देखी किसने, मेंडलीव ने। फिर उसके बाद से देखते हैं अचीवमेंट्स क्या क्या थे हमारे मेंडलीव के और लिमिटेशंस क्या थे। तो अचीवमेंट में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि उन्होंने क्या करा कि जो एलिमेंट प्रिडिक्ट हो चुके थे उनको तो उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन जो एलिमेंट प्रिडिक्ट नहीं हुए थे उनके नाम के पहले एका लगा करके और उनको वहाँ पे रख दिया। जैसे इन जनरल कि हमने देखा कि बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये बाद में पाए गए, लेकिन इनको इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा एक एलिमेंट फ्यूचर में पाया जाएगा। हालांकि एका जो था वो संस्कृत से ही लिया गया था, तो इन्होंने स्कैंडियम के लिए ऐसा प्रेडिक्ट पहले से ही कर लिया था कि ऐसा एक एलिमेंट पाया जाएगा और ऐसा बिहेवियर होगा और उसका बिहेवियर कुछ बोरान की तरह होगा। इसलिए इसकी जगह पे उन्होंने ऐसा नाम दे दिया एका बोरॉन, है ना। तो उन्होंने एका बोरॉन का नाम दे दिया। इससे क्या हुआ कि एक स्पेस पता चल गया कि मतलब उन लोगों के पास एक प्रोडिक्शन आ गया कि एक एलिमेंट ऐसा और पाया जाएगा। गैलियम को के लिए उन्होंने नाम दे दिया था एका एल्युमिनियम, है ना। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक अच्छा खासा स्पेस, जैसे इससे पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने अपना जो न्यूलैंड थे वो ऑक्टेव लेके आए, फिर जो एलिमेंट बाद में पाया गया तो उसके लिए कोई उन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ा। इसके कारण से पूरा पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो बनाया था वो गड़बड़ हो गया। लेकिन मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने एक प्रेडिक्शन भी करी प्रॉपरली कि आगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो हमारे, है ना, उसके अकॉर्डिंग से होंगे कि कुछ ऑलरेडी पाए हुए एलिमेंट के प्रॉपर्टी रखते हुए होंगे, तो उनके नाम पे एका करके उन्होंने लगा दिया और उसके लिए एक प्रॉपर उन्होंने क्या करा, स्पेस भी छोड़ दिया। स्पेस छोड़ने के कारण से क्या हुआ कि लेटर ऑन जब उसे फाइंड किया गया तो उसे बड़े ईजिली उसे प्रेडिक्ट करके उस जगह पे प्लेस कर दिया गया जिस जगह पे उनकी स्पेस छोड़ी गई थी। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा है एका एल्युमिनियम और गैलियम, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। तो एका एल्युमिनियम में उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास इसका उस समय पे 68, है ना, मतलब जो गैलियम उस समय पाया नहीं गया था एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि एक एलिमेंट आगे पाया जाएगा जिसका नाम मैंने एका एल्युमिनियम बताया है, और इसका उन्होंने प्रेडिक्शन करा था कि एका एल्युमिनियम का मास कितना होगा, 68 होगा, और जब गैलियम पाया गया तो देखा गया 69.7 था। उन्होंने बोल दिया कि जब ये जो एका एल्युमिनियम है जो पाया जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ E2O3 बनाया जाएगा, तो गैलियम देखो Ga23 बनाता है। उन्होंने बताया कि जब ये क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो ECl3 बनाएगा, और जब गैलियम पाया गया तो GaCl3 बनाया। यानी इनके सारे प्रेडिक्शंस क्या थे, बड़े ही अच्छे थे, इसलिए ये बड़े फेमस हुए। इवन इन्होंने कुछ नॉबल गैसेस के बारे में भी, इन्होंने कुछ नॉबल गैसेस जैसे हीलियम के बारे में, नियॉन और आर्गन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थे इसलिए उस समय पाए नहीं गए थे, लेकिन इनके बारे में भी प्रोडिक्शन कर दिया गया था कि ऐसे गैसेस भी पाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। लेकिन इनके भी पीरियोडिक टेबल में कुछ आपके लिमिटेशंस आ गए, जिसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन था आपके साथ हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन को अभी भी अगर आप पीरियोडिक स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में देखो तो वो उसे यहाँ पे इस जगह पे नहीं देते हैं, उसका अलग ही एक सिंबल यहाँ पे देते हैं, एक अलग सा हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं, इस तरीके से वो सिंबल देते हैं। यानी हाइड्रोजन अभी भी जो है उसका एक फिक्स सा शेप नहीं है, हाइड्रोजन ऐसे बना देते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है कि अगर इधर आप किसी भी हेलोजन से कंबाइन करो, जैसे Cl से कंबाइन कराते हो तो वो बना देगा HCl, ठीक है ना। तो किसी भी, इन्होंने कहा कि लाइक एल्कलाई मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन्स ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाई मेटल मतलब यहाँ वाले सोडियम है ना, सोडियम वाले, हलीना लिथियम वाले है ना, रुबीडियम वाले, तो ये सब की तरह ही ये क्लोरीन से भी कंबाइन कर रहा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर रहा था है ना, सल्फर से भी कंबाइन कर रहा था, तो H2S H2O HCl जैसे कंपाउंड बना रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ इसके बिहेवियर जो थे वो आपके फर्स्ट ग्रुप जैसे भी शो हो रहे थे। इसी हाइड्रोजन के जो बिहेवियर थे, बोल रहा है कि द आइसोटोप्स, यहाँ कह रहा है कि जो हाइड्रोजन थे वो क्या था कि इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं हो पा रहा था। ये हाइड्रोजन आपके अल्कलाई और इनकी तरह बाकी एलिमेंट से भी कंबाइन कर रहे थे, लेकिन इनका क्या था कि हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर H+ भी शो कर रहे थे, इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं हो पा रहा था, फिक्स जगह नहीं हो पा रही थी। तो बोला था ऑन द अदर हैंड लाइक हेलोजन्स हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाईएटमिक। तो जैसे Cl जो होता है वो Cl2 के फॉर्मेट में होता है, ऐसे हाइड्रोजन भी था वो H2 के फॉर्मेट में हो रहा था। तो हाइड्रोजन दोनों काम कर रहा था। हाइड्रोजन एक एल्कलाई मेटल की तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर से रिएक्ट भी कर रहा था जिस तरीके से सोडियम करता है, लेकिन हाइड्रोजन हेलोजन एलिमेंट की तरह जैसे Cl2 बनाता है उसी तरीके से हाइड्रोजन H2 भी बना रहा था, इसलिए इनका कोई फिक्स जगह ही नहीं हो पा रहा था। तो इनको कोई भी फिक्स जगह नहीं दिया जा सका। तो यही बता रहा है कि सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। पहला तो दिक्कत इनका ये था। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज हिज पीरियोडिक टेबल। इन्होंने काफ़ी बाद में आइसोटोप्स रिकवर हुए हैं, तो 10 आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज अ चैलेंज टू मेंटली पीरियोडिक टेबल। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। देखो सब कुछ इन्होंने अच्छा दिया था, लेकिन इनका मानक क्या था, मेजरमेंट की यूनिट क्या थी, ये इन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग से इन्होंने अरेंज करा था और इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से इन्होंने किया था। तो ये तो चीज़ें ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास में क्या था कि जैसे पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा, तो इनके बीच में मान लो अगर इसका एटॉमिक मास 12 है तो इसका मास कुछ 15 आ रहा था, इनके बीच में 3 का गैप है, और इसके बाद इसका आ रहा था 20 और इसके बाद इसका आ रहा था 22, इसके बीच में 5 का गैप, इसके बीच में 2 का गैप, यानी कोई भी रेगुलर गैप नहीं था। रेगुलर गैप ना होने के कारण से दिक्कत ये थी कि कोई प्रोडिक्शन नहीं हो पा रही थी कि इनके बीच में चलो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, लेकिन कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो इनके ये लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन पहला क्या था, हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं निर्धारित था। दूसरा था आइसोटोप्स के लिए इन्होंने कोई भी खास जगह नहीं बता रखी थी, जो दिक्कत किया था। तीसरा क्या था, इनका जो पीरियोडिक टेबल टोटली था वो इनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होने से, अनरेगुलर होने से कोई प्रोडिक्शन नहीं हो पा रही थी कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने आपके अभी फ्यूचर में एलिमेंट्स और ज़्यादा पाए जा सकते हैं, है ना। ओके तो इसके बाद से ये जो लिमिटेशंस आई, इसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जो हमारे सबसे लेटेस्ट साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे लेटेस्ट हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसे प्रपोज करा। उनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने ये बताया कि देखो जो एलिमेंट्स थे उनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ नहीं, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग से उन्हें क्या है, उन्हें अडॉप्ट करना है हमें। तो इन्होंने अडॉप्ट किया था कि एटॉमिक नंबर जिस तरीके से बढ़ेगा उस तरीके से इन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग से इसे सिम्बलाइज रखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर को उन्होंने Z से रिप्रेजेंट करा। अब उन्होंने देखो इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल टोटली दिया, ये मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा पर आप इसको देख लो, ये सिंपली यही है, यही वाला जो पीरियोडिक टेबल है इसी को इन्होंने हॉरिजॉन्टल में बना रखा है। तो इन्होंने दिया, अब इस पर इन्होंने ये कहा कि देखिए इसमें पीरियड्स थे और ग्रुप्स थे। तो पीरियड्स और ग्रुप्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं और करीबन 18 ग्रुप्स हैं। इन्होंने कहा कि हर एक ग्रुप में हर वो एलिमेंट आएंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा। जिस तरीके से जैसे लिथियम में देखो तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,1 में डिवाइडेड होता है, आउटर मोस्ट में 1 है। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है तो 2,8,1 है, आउटर मोस्ट में 1 है। पोटेशियम में 19 है तो 2,8,8,1 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सभी में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस सभी में 2 है। तो ऐसे ऐसे करके इन सभी में इसके अकॉर्डिंग से इन्हें डिवाइड किया गया ग्रुप्स में।
अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला कि पीरियड्स में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि पीरियड्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर हो सकता है ना हो इन सभी में, लेकिन जो शेल हैं वो सेम होगा, यानी कि इस पूरे में सिर्फ के शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में सिर्फ एल में आएंगे, एल शेल में ही ये लोग आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तीसरे में एम में आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको शेल भी क्लियर होगा, एम में आएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने दो चीज़ें करी है ना। तो सिंपली जैसे आप देखते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से बनता है, तो ये सब क्या है इनके, ये शेल्स हैं। तो जो पहले पीरियड में है सारे इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएंगे, दूसरे पीरियड के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट वाले जितने भी हैं वो आउटर मोस्ट मैक्सिमम इस शेल में आएंगे। इस शेल को एल कहते हैं। तो के एल एम एन ऐसे करके शेल्स होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा कि किस तरीके से कौन से ग्रुप में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। तो ये इनका एक एग्जैक्ट तरीका था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने पोजीशन दिया। अब जैसे देख लो, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। सो इन दीज ऑल हैव कितना 2, 8, 7। तो ऑल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में सभी में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से इनको है ना अरेंज करा गया। जैसे और वी कैन से दैट ऑल एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। सोडियम से लेकर के आर्गॉन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के एल एम शेल्स, है ना। तो ये बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन इन सभी में एम में ही भरा हुआ है। सोडियम से अगर आप आर्गन तक देखो तो किसी को भी उठा लोगे तो सबसे आउटर आपके एम में ही भरा हुआ है। जैसे इसका देख लो, सोडियम का 11 है, 11 मतलब 2, 8, 1 देखो आउटर मोस्ट में ही आया है। थर्ड वाले में ये के है, ये एल है, ये एम है। और आर्गन का 18 है, तो इसका देख लोगे आप तो 2, 8 है, तो आउटर मोस्ट में के और एल और एम। तो किसी का भी देख लोगे आउटर मोस्ट में इतने 3 में ही फिलअप होगा। उन्हें सेम पीरियड में इन्होंने क्या करा कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, मोजले। तो मोजले ने इस तरीके से रखा। साथ ही साथ ये बताया गया कि के शेल में टोटल कितने लोग आ सकते हैं। तो के शेल में हर एक शेल में 2n² के बराबर लोग आएंगे, जहाँ n है उस शेल का नंबर। जैसे के शेल के लिए इन्होंने बताया 1 होता है वैल्यू n की, उसके बाद l आता है तो l के लिए n की वैल्यू होती है 2। तो ऐसे 2 × 2 का स्क्वायर जो कि आ रखा है आपका 8, यानी l शेल में टोटल 8 लोग हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से के के बाद l के बाद m शेल में कितने हैं, n की वैल्यू है 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 18, यानी m शेल में आपके टोटल 18 लोग रह सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया कि किस शेल में कितने लोग रहेंगे। फाइनली देखते हैं कुछ ट्रेंड्स थे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जो ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जैसे एक वैलेंसी का ट्रेंड है, एक एटॉमिक साइज का है। वैलेंसी का मैंने आपको बताया, वैलेंसी क्या होती है, मतलब आउटर मोस्ट में रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हमने सिंपल सा एक ट्रेंड देख लिया जो अभी अभी बात ही कर रहे हैं कि एक ग्रुप में प्रेजेंट सारे ही एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी, वो सेम होगी। अगर हम इस ग्रुप में बात करें तो सभी की वैलेंसी सेम होगी, इस ग्रुप में बात करें तो सभी की वैलेंसी सेम होगी। तो एक ट्रेंड ये पाया गया। दूसरी ट्रेंड है एटॉमिक साइज पे। इन जनरल जैसे जैसे ये नोट करने वाली चीज़ें हैं सारी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे आपकी, तो एटॉमिक साइज आपकी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, है ना। डाउन द ग्रुप आपकी एटॉमिक साइज हमेशा कंटिन्यूसली क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि शेल्स बढ़ते जाएंगे। और आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। क्या इंपॉर्टेंट था, टॉप टू बॉटम, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में तो साइज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि शेल बढ़ते जाएगा, लोग मेंबर्स, फैमिली में मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपकी साइज़ बढ़ती जाएगी। और अगर आप क्या करें, लेफ़्ट से राइट बढ़ें, यानी कि अगर आप लेफ़्ट से राइट पोटेशियम से लेकर के जिंक, आप गैलियम को कंपेयर कर रहे हो तो पोटेशियम की साइज़ बड़ी होगी और गैलियम की छोटी होगी। तो अगर सेम ग्रुप में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ आपकी क्या करेगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती रहेगी। तो ये चीज़ें हमने वेरिएशंस देखी किसके, साइज़ के बारे में। तीसरी हम ट्रेंड देख रहे हैं मेटलिक प्रॉपर्टी में। तो मेटलिक प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं मेटलिक प्रॉपर्टी आपकी घटती चली जाती है। इन द सेंस कि लेफ़्ट वाला यानी लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब को अगर हम देखेंगे इन जनरल तो ये सब ज़्यादा मेटलिक है कंपैरेटिवली तो राइट वालों से। यानी ये राइट वाले जो हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, नॉन मेटलिक हैं, और लेफ़्ट वाले कैसे हैं, ज़्यादातर मेटलिक हैं।
तो यानी हम क्या करें, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका घटते जाता है, या दूसरे शब्दों में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते जाता है। राइट वाले ज़्यादातर नॉन मेटेलिक है और लेफ्ट वाले ज़्यादातर क्या है, वो मेटेलिक है। तो हमने देखा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, ये किस तरीके से घटता है और किस तरीके से हमारा बढ़ते रहता है ना। सो इतनी चीज़ें थी आपके थ्रू आउट चैप्टर में। इससे रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर के एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे और सभी क्वेश्चंस को आप एक बारी चैप्टर को दोबारा पढ़ने के बाद ट्राई करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेंगे।